साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे अपने सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से 3 प्रश्न आपसे रैंडमली पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर यानी आज के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे होंगे वो आपको फुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन के साथ में कराए जाएंगे। उसके बाद एमपी करंट अफेयर यानी कि मध्य प्रदेश की करंट अफेयर जितनी भी महत्वपूर्ण बनी होगी वो आपको कराई जाएगी। उसके बाद में स्टैटिक जी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है स्टैटिक जी के, तो स्टैटिक जी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर अवार्ड, यानी कि डेली हम आपको एक करंट अफेयर से संबंधित अवार्ड कराते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एमपीपीएससी का एग्जाम आने वाला है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा कब से प्रारंभ हुई है? बहुत फेमस रथ यात्रा है ओडिशा की। तो 12 जुलाई, 13 जुलाई, 11 जुलाई या फिर 10 जुलाई। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है यानी कि 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की ओडिशा में पूरी रथ यात्रा प्रारंभ हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला परिवहन तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र कहाँ खोला गया है? नागपुर, कानपुर, भोपाल या फिर ग्वालियर। आंसर की बात करें, सही आंसर है यानी कि नागपुर में देश का पहला परिवहन तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र खोला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो केरल, उत्तराखंड, राजस्थान और लद्दाख, इनमें से कहां पर किया गया है? भारत का पहला, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि उत्तराखंड में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका हमने रिवीजन कर लिया। आइए शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर, यानी कि 15 जुलाई 2021 टुडे करंट अफेयर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? फिर से भारत का पहला शब्द आपको जहां पर भी लगा मिल जाए तो आपके लिए वो प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और मध्य प्रदेश के परीक्षार्थियों के लिए मध्य प्रदेश का पहला जहां पर भी शब्द लगा मिल जाए वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जयपुर, जम्मू कश्मीर, पटना या फिर आगरा। आइए आंसर देखते हैं, कहाँ पर भारत का पहला डॉल्फिन केंद्र खोला गया है? सही आंसर है सी यानी कि भारत का पहला डॉल्फिन केंद्र पटना में खोला गया है। ठीक है, आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, भारत का और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी पटना विश्वविद्यालय के परिसर गंगा तट पर बनेगा। ठीक है, तो याद रखना है, पटना विश्वविद्यालय का एक परिसर है गंगा तट, वहां पर पहला यहाँ पर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है भारत का। विशेषज्ञों की टीम के द्वारा गंगा नदी में 2018-19 के लिए एक सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई हैं। जितनी भी ज़्यादा डॉल्फिनों की संख्या बढ़ती जाती है उतना ही हमारे प्रकृति के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत होता है डॉल्फिन की संख्या का बढ़ना। ठीक है, गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है, लेकिन अक्सर अवैध शिकार का शिकार हो जाती हैं। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है, लेकिन बहुत सारी शिकारियों की वजह से ये जो है इसके शिकार हो जा रही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ से एक और प्रश्न आपका स्टैटिक का क्लियर हो रहा है कि गंगा डॉल्फिन जो है भारत का जलीय जीव है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जियो इमेजिन सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है अभी हाल ही में? डीआरडीओ, इसरो, नासा या फिर जाक्सा। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि इसरो के द्वारा जियो इमेजिन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 12 अगस्त को GSLV F10 रॉकेट पर जियो इमेजिन उपग्रह GSAT-1 की योजनाबद्ध परिक्रमा के साथ श्रीहरिकोटा स्पेस कोर्ट में पूरी तरह लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? श्रीहरिकोटा स्पेस केंद्र से इसको लॉन्च किया जाएगा। GSAT-1 जो इसका नाम है, GSAT-1 की सहायता से इसको, उपग्रह की सहायता से इसको लॉन्च किया जाएगा और इसमें F10 रॉकेट लगा होगा, ये भी आपको याद रखना है। GSAT-1 को GSLV F10 द्वारा भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में रखा जाएगा। ठीक है, तो GSAT-1 जो है इसका लॉन्चिंग पैड होगा और रॉकेट होगा F10 जिसकी मदद से इसको लॉन्च किया जाएगा। आइए इसरो की बात कर लेते हैं। तो इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। के सिवन को याद रखिएगा क्योंकि एक साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत में किस पड़ोसी देश में भीम यूपीआई सेवा शुरू की है? तो कौन से पड़ोसी देश ऐसा होगा जिसमें कि भारत की भीम यूपीआई सेवा अब यहाँ पर कार्य करेगी? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। आइए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर बी यानी कि भूटान में अब भारत की भीम यूपीआई सेवा कार्य करने वाली है। आप भूटान में जा सकते हैं, अपने मोबाइल के द्वारा भीम ऐप का इस्तेमाल करते हुए सभी भुगतान कर सकते हैं। ये घोषणा यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान शुरू कर दिया है। भूटान में लॉन्च के साथ दोनों देशों के भुगतान के बुनियादी ढांचे मूल रूप से जुड़े हुए हैं। इससे भूटान की यात्रा करने वाले भारत के पर्यटकों और व्यापारियों को लाभ होगा। सीधी सी बात है, आप कहीं पर भी सीधे पेमेंट कर सकते हैं। आपको भूटान की मुद्रा में यहाँ पर जो है परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। भारतीय मुद्रा अपना मोबाइल ले जाइए, वहाँ पर आप सीधे भुगतान कर सकते हैं भीम यूपीआई के माध्यम से। भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान के स्टैटिक प्रश्न कौन से बनेंगे? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान के पीएम कौन है वर्तमान में? तो लोटे सीरिंग जो है वो वर्तमान में भूटान के पीएम हैं। और भूटान की मुद्रा है भूटानी न्यूट्रल गम। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूटान की मुद्रा, भूटान के पीएम और भूटान की राजधानी तीनों आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भूटान भारत के साथ में यहाँ पर चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो अभी हाल ही में अमित शाह ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया है? राजस्थान, गुजरात, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि गुजरात में अभी हाल ही में अमित शाह ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय एक शोध आधारित उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ पर? तो गुजरात के गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र हमारे युवाओं को दवाओं और नशीले पदार्थों की लत से मुक्त करने में मदद करेगा। बेसिकली ये बनाया किस लिए गया है? तो हमारे जो युवा हैं वो अब नशे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नशे की लत को किस तरह से कम किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी और शोध करने के लिए यहाँ पर गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? स्लोवाकिया, जॉर्जिया, ब्रिटेन या फिर अमेरिका? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि स्लोवाकिया, यहाँ पर बी होगा इसका आंसर। सही आंसर बी हो जाएगा। जॉर्जिया में यहाँ पर शुरुआत की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जॉर्जिया में यहाँ पर शुरुआत की गई है। गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। तो जॉर्जिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया में एक प्रमुख केवल टिबिलिसी में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के कटाव परिस्थिति की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश जॉर्जिया की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान एस जयशंकर ने देश के शीर्ष नेताओं के साथ में बातचीत की और 17वीं शताब्दी के सेंट केटवा के अवसर पर गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो यहाँ पर मुख्यतः बातचीत करने के लिए एस जयशंकर प्रसाद गए थे जॉर्जिया, वहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया। बस इतना सा आपको बातें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉर्जिया की राजधानी टिबिलिसी है, ये भी आपको याद रखना है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं अभी हाल ही में? शेर बहादुर देउबा, केपी ओली, इंद्र विजय सूरी या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि शेर बहादुर देउबा जो है वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किसको हरा करके प्रधानमंत्री बने, किसके स्थान पर बने हैं, आइए वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, तो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउपा 13 जुलाई को 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो 5वीं बार ये देश के प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखना है। उनकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा सोमवार को दिए गए फैसले के बाद हुई है। उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पर फैसला दिया है कि शेर बहादुर देउबा को यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री बनाया जाएगा नेपाल का। इस फैसले में मौजूदा केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद के लिए उनके दावे पर मुहर लगाई है। तो केपी शर्मा ओली अभी तक प्रधानमंत्री थे नेपाल के, अब उनको हटा करके जो है नेपाली अध्यक्ष यहाँ पर शेर बहादुर देउपा को यहाँ पर बनाया गया है पीएम। बात कर लेते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। स्टैटिक के प्रश्न यहाँ पर भी बन सकते हैं क्योंकि नए प्रधानमंत्री बदले गए हैं, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को कब से कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2023, 2022, 2030 या फिर 2025? आइए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर बी यानी कि 2022 तक के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, हरियाणा सरकार ने नवंबर-दिसंबर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को आयोजित करने के अपने निर्णय को स्थगित कर दिया है। जैसा कि आपको पता है, नवंबर-दिसंबर 2021 में हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन होने वाला था, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसको स्थगित कर दिया है। हरियाणा अब फरवरी 2022 में स्पोर्ट्स शो आयोजित करने का निर्णय लिया है, यानी कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है अब 2022 में होगा फरवरी माह में। ठीक है, सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि खेलो इंडिया के दौरान ही ब्रिक्स गेम 2021 का भी आयोजन कराया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अब इसको भी आगे पोस्टपोन कर दिया, 2022 में इसका
का आयोजन कराया जाएगा। बाकी ब्रिक्स की बात आ गई तो ब्रिक्स के बारे में बता देते हैं आपको। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका जो है, ये सभी देश ब्राज़ील जो ब्रिक्स है संगठन है इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ से शुरू हो रहा है आपका 15 जुलाई 2021 महत्वपूर्ण एमपी करंट अफेयर के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत व्यक्तियों की जीवित कल्याणियों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कल्याणी क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो भी लोग यहाँ पर मतलब कि मर जाते हैं या फिर शहीद हो जाते हैं, उनकी पत्नियों को कल्याणी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ये घोषणा श्रीमान जी आपके मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बहुत पहले की जा चुकी है कि उनको विधवा ना कहते हुए कल्याणी कहा जाएगा। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी में जो लोग यहाँ पर खत्म हो गए थे, मर गए थे, उनकी कल्याणियों को कितने रुपए यहाँ पर पेंशन देने की घोषणा की गई है। 5,000, 1,000, 3,000 या फिर 2,000। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी जो भोपाल गैस त्रासदी में जो लोग भी यहाँ पर खत्म हो गए थे उनकी कल्याणियों को। ठीक है, देखिए, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत व्यक्तियों की जीवित कल्याणियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अतिरिक्त रुपये 1,000 रुपये प्रति माह 1 अप्रैल 2021 से स्वीकृत की गए हैं। यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 1,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर दिए जाएंगे। किसको? दिवंगत, जो लोग दिवंगत हो गए हैं भोपाल गैस त्रासदी में, उनकी कल्याणियों को। ठीक है, देखिए, इससे पहले भी यह योजना जीवित कल्याणियों के लिए चल रही थी, लेकिन कमलनाथ सरकार के आते ही यह योजना बंद कर दी। ऐसा अक्सर होता है कि जो भी नई सरकार आती है वो पुरानी सरकार की योजनाओं को बंद कर देती है, फिर पुरानी सरकार आ जाती है तो फिर से चालू कर दी जाती है। तो कमलनाथ सरकार ने जो है ये योजना बंद कर दी थी, जिसे अब पुनः चालू किया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी कल्याणियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? शिवराज सिंह चौहान, मंगू भाई पटेल, गिरीश गौतम या फिर मोहन यादव। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अभी हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने की घोषणा की है। इससे क्या फायदा होगा? देखिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा, जिससे कि समाज में यह धारणा बन सके कि बेटी बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। लाडली लक्ष्मी बालिका की पहली प्रवेश लेने से 12वीं तक की सभी बालिकाओं की शिक्षा की निरंतरता के लिए कक्षावार ट्रेनिंग के लिए पोर्टल विकसित किया जाएगा। यानी इनकी जो परीक्षाएं हैं, इनकी जो एजुकेशन है वो सही ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि योजना में पंजीकृत बालिकाओं को 12वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की शिक्षा का व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 20,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि जैसे ही 12वीं की शिक्षा इनकी समाप्त होती है, उसके बाद में आगे ये क्या करना चाहती हैं, उसके लिए 20,000 रुपये यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण यह प्रश्न थे। यहाँ से शुरू होता है आपका स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है स्टैटिक जीके। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 400 और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद की 100 सीटें उत्तर प्रदेश में देखी जाती हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट की बात करें, राज्यसभा सीट की बात करें, विधान परिषद की बात करें, सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोरोना वैक्सीन के लिए टीकाकरण अभियान कब चालू किया गया था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 जनवरी 2021, 16 जून 2020, 20 फरवरी 2020 या फिर 2 अक्टूबर 2020। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि 16 जनवरी 2021 को कोरोना वैक्सीन के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। सर, सबसे पहले किसको लगा था टीका? आइए वो भी देख लेते हैं। तो कोरोना टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया गया। पहला टीका मनीष कुमार को लगाया गया था। मनीष कुमार का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एमपीपीएससी की आगामी परीक्षाओं में। कोरोना का पहला मामला कहां पर देखने को मिला था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो केरल में कोरोना का पहला मामला देखने को मिला था। अभी हाल ही में जीका वायरस का भी पहला मामला केरल में ही देखने को मिला है। कुछ दिन पहले ही हमने आपको ये करंट अफेयर का प्रश्न कराया है कि जीका वायरस का पहला मामला कहां पर देखने को मिला है। तो केरल में ही जीका वायरस का पहला मामला देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक, जे टॉमसन, रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। बाकी ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो देखिए,
जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने मिल करके प्रोटॉन की खोज की है और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ पर की है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जेम्स चैडविक का भी पूछ लिया है तो जे थॉमसन का आगे पूछ सकते हैं, रदरफोर्ड का पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। महत्वपूर्ण पहलुओं को एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेंगे, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, ये भी आपको याद रखना है। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। यह नीति 34 वर्ष पुराने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 का स्थान लेगी, ठीक है। तो 1996 में जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसका स्थान लेगी। ये 24 वर्ष पुरानी 1996 की शिक्षा नीति को ये जो है समाप्त कर देगी, उसके स्थान पर लाई गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो याद रखिएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय पुराना नाम हुआ करता था, वर्तमान में नाम इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह नीति वर्तमान 10+2 वाली स्कूली शिक्षा नीति को 3 से 18 वर्ष तक के सभी आयु के बच्चों के लिए 5+3+3+4 5+3+3+4 की एक नई शिक्षा में पुनर्गठित करने की बात करती है। तो याद रखिएगा 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 यहाँ पर शिक्षा नीति चालू की जाएगी। नया स्कूल पाठ्यक्रम संरचना अब 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या क्या इसमें याद रखना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, ये आपको याद रखना है। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति, ये आपको याद रखना है। किसको ये जो है प्रतिस्थापित करती है, तो याद रखिए 1996 की नीति को प्रतिस्थापित करती है और 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 का यहाँ पर चालू किया गया है पैटर्न जो है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कल के प्रश्न की बात करते हैं। तो कल के प्रश्न का सही आंसर है फुटबॉल प्लेयर। हमने कल आपसे पूछा था बाइचिंग भूटिया किससे संबंधित है, सही आंसर है फुटबॉल प्लेयर। चलिए कुछ देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। तो शैलेंद्र चौधरी ने हमेशा की तरह बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है, इनकी कमेंट को जरूर पढ़िएगा। लवली तिवारी ने बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है, काफ़ी जानकारी यहाँ पर इन दोनों लोगों के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, आप लोग जरूर देखा कीजिए। बाकी सचिन पारासर ने फुटबॉल बताया है, मुकेश गंजाम ने फुटबॉल बताया है, शिल्पा वानखेड़े ने फुटबॉल बताया है, ममता तिवारी ने फुटबॉल बताया है, करंट अफेयर एंड जीके ने भी यहाँ पर फुटबॉल बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति बंसीवाल ने यहाँ पर फुटबॉल बताया है, राधेश्याम शुक्ला ने यहाँ पर फुटबॉल बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कमेंट करने के लिए। ऐसे कमेंट करते रहिए और एक दूसरे के कमेंट्स को जरूर पढ़ा कीजिए। आइए देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, नीति आयोग के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर जो है गैदर कर सकते हैं गूगल पर जाकर के, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है आपको पता है, पर उपाध्यक्ष के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको बता दें दोपहर 12:30 बजे हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं सभी MP एग्जाम्स के लिए, और आज हम आपके लिए 2 प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं। पहला MP करंट अफेयर लेकर के आएंगे प्रैक्टिस सेट 12:30 बजे, उसके बाद में दोपहर में या फिर शाम को 4 बजे के समथिंग हम आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं आगामी MP की सभी परीक्षाओं के लिए। तो दोनों प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि सुबह 7:30 बजे बेहतरीन करंट अफेयर और दोपहर में 12:30 बजे हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जल्द ही मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।